जय श्री राम दोस्तों। आशा है आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एमओयू जो साइन हुआ है ईरान और यूएसए के बीच में, उसमें पाकिस्तान का रोल क्या था। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो 14 पॉइंट्स पे एक एग्रीमेंट हुआ है, एमओयू हुआ है, जो कि एक बहुत छोटी चीज़ है एग्रीमेंट के सामने, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं उसके अंदर, और जीत किसकी हुई है, हार किसकी हुई है। ईरान की हुई है, यूएस की हुई है, इजराइल की हुई है, या जो बीच में बैठा हुआ पाकिस्तान, उसके भी हाथ कुछ दाने पड़ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि एक ट्वीट किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि पीस की डील हो गई है बिटवीन यूएसए एंड ईरान। अब ये साहब डील नहीं है। पहली बात तो उनको कोई समझाए कि डील और एमओयू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। चलिए, वो तो कितने पढ़े लिखे पाकिस्तानी होते हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो इसलिए उस पर बात नहीं करते हैं। अब उन्होंने कहा है कि दोनों साइड ने ये डिसाइड किया है कि इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये बात किसी हद तक मानने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा है इंक्लूडिंग लेबनान। अब साहब एक बात बताओ, इजराइल तो तैयार नहीं है। इजराइल कहता है कि मैं नहीं मानता इसको, मैं तो मारूंगा। तो इन्होंने इजराइल का नाम कैसे लिख दिया इसके अंदर, और लेबनान का नाम कैसे लिख दिया इसके अंदर, ये भी सोचने की बात है। अब मेन मुद्दा, वो कहते हैं कि 19 जून को साइन होगा ये डील स्विट्ज़रलैंड में, जनेवा में, और उसके लिए पूरा प्लेन भर के ये लोग चले गए पाकिस्तानी जनेवा में। कहते हैं जी हम होस्ट करेंगे। आसिम मुनीर भी चले गए, प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, पूरी टीम चली गई, नकवी भी चला गया, पता नहीं 100 लोगों को लेकर चले गए वहाँ पे। और यहाँ पे ट्रंप ने फ्रांस में बैठ के डील साइन कर दी। अब बताओ यार, इन लोगों की इज्जत क्या रह गई। असली बात आपको अब मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत बड़ा ट्वीट किया इन्होंने, और उन्होंने स्पेशली थैंक्स किया कतर को भी, उसके साथ अलग अलग कंट्रीज़ को भी किया, टर्की को भी साथ में। टर्की ने क्या किया इसमें, लेकिन उसको तो घुसाना था टर्की को, इसलिए टर्की को भी घुसा दिया इसमें। सऊदी अरेबिया को घुसाना था, उसको भी घुसा दिया उसके अंदर। लेकिन जो ग्रेट लीडरशिप और जो उसने थैंक्स पे किया है, वो किया है कतर को। अब बड़ी बात दोस्तों, आप ये देख रहे हो कि एमओयू साइन हो गया और इसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। नाम केवल लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम, इस्लामाबाद मेमोरेंडम। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और सेम चीज़ है जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। 11 एयरबेस इनके टूटे थे, 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था इंडिया ने। उसके बारे में कोई बात नहीं। बात इसके बारे में कि ट्रंप ने बोल दिया कि इंडिया के 7 फाइटर जेट गिरे थे। तो वो ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, वो ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, और कह रहे हैं जी हम जीत गए। जैसे 71 वॉर में जीत गए थे, जैसे कारगिल वॉर में जीत गए थे, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में जीत गए थे, और अब कह रहे हैं जी हमने करा दिया दोनों के बीच में। आपको सही बात बताऊं, आप एक जेडी वैंस का वीडियो देखिएगा। एक इंटरव्यू दे रहे थे वो। जेडी वैंस ने कहा कि भैया थर्ड पार्टी के साथ हम परेशान हो गए हैं। हम कुछ बोलते हैं, आगे कुछ बोला जाता है, आगे से कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, और वो हम तक पहुंचते पहुंचते वो बदल जाती है। तो अब हम किसी थर्ड पार्टी पे विश्वास नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से, और जो बिचौलिया होगा वो होगा कतर। इस्लामाबाद को वैसे ही उन्होंने, कहते दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी सी इज्जत बाकी है पाकिस्तान की ट्रंप की नज़रों में, इसलिए कह दिया कि वो भाई इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है। चलो, इतनी बात तो हमने इनकी मान ली।
अब देखिए, इसमें जो मेन, आप ये कहिए कि मेन जो एक रोल था वो अब आ गया था कतर का। कतर ने पहले भी गाज़ा में भी और इजराइल के बीच में भी शांति की बात वहीं से शुरू हुई थी। ये पूरी, कहते हैं, पूरे वर्ल्ड का मीडिएटर बन गया है, इसके पास पूरा एक्सपीरियंस है। और इसको ईरान भी मानता है, यूएसए भी मानता है और थोड़ा बहुत इजराइल भी मानता है। तो तीनों के मानने पे इसलिए कहा गया है कि कतर, और कतर को ट्रम्प क्यों नहीं मानेगा, भैया पूरा पूरा जहाज़ दे दिया था गिफ्ट में। यार कमाल करते हैं यार, पूरा पूरा जहाज़ दे दिया गिफ्ट में यार। तो लेकिन कतर से ये बोला गया होगा कि सब काम आप कीजिए भाई साहब, क्योंकि ये लोग दोगले हैं, पाकिस्तानी ये दोगले हैं, इनके हाथ का कुछ नहीं है। लेकिन भाई साहब एक बात है कि नाम रख दे रहा इस्लामाबाद मेमोरेंडम, क्योंकि उन्होंने भी आप पैसे खर्च किए हैं 2-3 बार हमको बुला के, तो अल्टीमेटली हुआ यही है। अच्छा, अब आते हैं इस्लामाबाद मेमोरेंडम की तरफ से जो साइन हुआ है। इसमें कहाँ साइन हुआ है कि फ्रांस के जो ऐतिहासिक पैलेस है ऑफ वारसे, वहाँ पे साइन हुआ है। एमिल और मैक्रोन की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए हैं। और उसमें वहाँ क्या कहते हैं, आपका ईरान की तरफ से कौन थे, पजिस्कियाँ, वहाँ के प्रेसिडेंट। आपको याद है कि ये जो पैलेस ऑफ वर्सोवा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1999 में भी एक संधि हुई थी वहाँ पे, और उसी संधि से जर्मनी बिल्कुल डाउन हो गया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की बात कर रहा हूँ। क्या इसी कारण, एक संधि के कारण ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था? तो ऐसा तो नहीं है कि इस मेमोरेंडम के कारण वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। हो सकता है भाई, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा हो। लेकिन हुआ ऐसा ही था। लेकिन जब, क्योंकि जर्मनी को आपने इतना स्प्रिंग की तरह दबा दिया था कि वहाँ पे हिटलर जैसे लोग पैदा हो गए और पूरा वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। ये एक ऐतिहासिक पैलेस है फ्रांस में, उसको कहते हैं वर्से। तो वहाँ पे साइन किया। उसका क्या लॉजिक था, उस पैलेस में जाके साइन करने का क्या लॉजिक था, समझ में नहीं आया, जबकि पूरी पाकिस्तान की टीम जेनेवा में बैठी हुई थी। और इसमें जो पूरा पूरा क्रेडिट है आज की डेट में वो कतर को जाता है। पाकिस्तान, जिसे कहते हैं दलाल की तरह यूज़ हुआ है और एक पोस्टमैन की तरह यूज़ हुआ है। इसके अलावा उसका कोई औचित्य नहीं था और हो भी नहीं सकता यार। जहाँ पे आटा नहीं है खाने के लिए, दाल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ऐसी कंट्री वाले बिचौलिया बनेंगे क्या? वो तो खुद ही बीच में रहते हैं। कौन इज्जत करेगा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी कौन इज्जत करेगा? ना तुम्हारे पास कोई पावर है, ना तुम्हारे पास कोई एक तरीके से जो है वो एजुकेशन है। तो आपकी वैल्यू तो वही रहेगी यार, सऊदी अरेबिया के कुत्ते, कभी यूएस के कुत्ते, कभी चाइना के कुत्ते। सॉरी मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा औकात पाकिस्तान की थी नहीं। बात यह अलग है कि क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में ट्रंप ने उसको सर पे बैठा लिया था कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में ट्रंप समझ गए। और दोस्तों, पिछले 24 घंटे में, जब तक, मैं कहूँ अब 36 घंटे, जब तक ट्रंप रहे हैं यूरोप में, फ्रांस में, एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जब ये बात हुई है तो मेमोरेंडम की जब भी बात हुई है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने लिया है सऊदी अरेबिया का नाम, उन्होंने लिया है कतर का नाम, इवन इजिप्ट का नाम, यूएई का नाम, लेकिन पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया। इसका मतलब है कि ट्रंप भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा था हमारे साथ। और जो ये लव अफेयर था ना पाकिस्तान के साथ, मुझे लगता है कि वो अपने अंतिम चरण में है। शायद जो 60 डेज़ का वक्त है अभी, उसमें थोड़ा सा रोल हो उनका, बैठाने का, खिलाने का, पिलाने का, चाय ऑफर करने का। इससे ज़्यादा अब रोल मुझे लगता नहीं है। अब अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, कि जो 14 पॉइंट हैं उसमें है क्या क्या। पहला पॉइंट है कि युद्ध और जो आपकी जो सैन्य कार्रवाई है ये पूरी तरह से अंत होगी,
लिखा क्या गया है, अमेरिका और ईरान सभी सैन्य जो अभियान है वो रोकेंगे, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त होगा, दोनों पक्ष जो है भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, बल प्रयोग का धमकी से भी बचेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट वॉर खत्म, प्रॉक्सी वॉर कम करने की कोशिश, मिडिल ईस्ट में टेंशन घटाने का प्रयास। और हिडन एंगल क्या है, अगर ये लागू हो गया तो पिछले कई देशों की जो हॉस्टिलिटी है उसमें एक आधिकारिक ब्रेक लगेगा। दूसरा पॉइंट, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान होगा। लिखा क्या है कि दोनों देशों की सॉवरेनिटी है उसका सम्मान करेंगे, इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब कि रिजीम चेंज की जो पॉलिटिक्स यूएसए खेला जा रहा है, इजराइल खेले जा रहा है, वो अब नहीं होगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करने का वादा किया गया है। और इसमें हिडन एंगल क्या है, ये क्लॉज देखिए ईरान के लिए बहुत बड़ा सिंबॉलिक विक्ट्री माना जा सकता है कि अब अमेरिका कभी भी रिजीम चेंज की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये यूएन में साइन होगा जो बाकी 2 महीने के बाद, उसमें यूएनएससी भी बीच में आएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी बीच में आएगा। इसलिए ये केवल अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं होगा, ये यूएनएससी के बीच में होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसका क्या है कि मतलब 60 दिनों में पूरी डील फाइनल हो जाएगी। ये 60 दिन मैक्सिमम दिए गए हैं, और अगर फाइनल एग्रीमेंट 60 दिनों में नहीं होता है तो दोनों की कंसेंट से एक्सटेंशन हो सकता है। इसका मतलब कि अभी ये फाइनल फेज नहीं है, ये फाइनल पीस भी नहीं है, अभी केवल फ्रेमवर्क बना है, और असली लड़ाई अब होगी जो नेगोशिएशन टेबल पे होगी। दोस्तों ये याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चौथा पॉइंट है कि अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड हटेगा। लिखा क्या हुआ है, अमेरिकी समुद्री प्रतिबंध हटाना शुरू करेगा, 30 दिनों में पूरा ब्लॉकेज समाप्त होगा। फाइनल डील के बाद अमेरिका अपनी फोर्सेस पीछे उठा लेगा। इसका मतलब शिपिंग रूट्स नॉर्मली खुलेंगे, ट्रेड रूट्स खुलेंगे, और ये अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल कंसेशन दिया जाता है ईरान को। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि ईरान जितने भी जहाज हैं सबको सुरक्षित रास्ता देगा। लिखा क्या हुआ है कि पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान के बीच जो कॉमर्शियल वेसल्स का जो पैसेज है उसको बिल्कुल सेफ कर दिया जाएगा, 60 दिन तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हॉर्मोस स्टेट का भविष्य रीजनल डायलॉग से होगा। इसका मतलब कि नेचुरल है कि ग्लोबल ट्रेड सुरक्षित रहेगा, ऑयल सप्लाई चेन स्थिर रहेगी, और हॉर्मोस पे दुनिया का नियंत्रण वो थोड़ा बढ़ जाएगा 60 दिन के लिए। 60 दिन के बाद क्या होगा दोस्तों, ये भगवान जाने। अभी कह रहा है केवल 60 दिन के लिए हम बंद कर रहे हैं, कोई टोल फ्री एक तरीके से। उसके बाद क्या होगा यार, फरवरी के पहले तो पूरा ही खुला हुआ था। ऐसा ना हो कि टोल लग जाए तो अपना ये ऑयल जो जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट ही बढ़ जाए। बट वी हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट कि क्या एग्रीमेंट होता है, एंड होपफुली इट विल बी गुड फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। छठा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 300 बिलियन का है रिकंस्ट्रक्शन प्लान। उसमें क्या है, अमेरिका और उसके पार्टनर्स कम से कम $300 बिलियन की योजना बनाएंगे ईरान के डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइवल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक रूबूट सब कुछ हो जाएगा। और ये एकदम वैसी स्थिति है जैसे कि ट्रंप कह रहे हैं कि हम गजा में करेंगे, वहाँ पे हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो लग रहा है कि ट्रंप अपनी पर्सनल जो कंपनीज हैं उनका यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा। ये एक पूरा मार्शल प्लान है ट्रंप का अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का। लेट्स सी ये किस लेवल पे जाता है। पॉइंट नंबर 7 है कि सभी सैंक्शंस समाप्त करने का वादा किया है। यूएन सैंक्शंस, IAEA रिलेटेड जितने रेस्ट्रिक्शंस हैं, यूएस प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस हैं, सबको चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात की गई है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि यूएस यूएन की तरफ से कैसे सैंक्शंस कह सकता है कि हम हटाएंगे, और IAEA भी कोई यूएस की जो है वो अंडर में नहीं आता है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है।
तो इससे जो रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कैसे हटाएगा? लेकिन अमेरिका कहता है जी हम हटाएंगे, यूएन से कह के हटवाएंगे, ये तो नहीं लिखा उसने, कहा हम हटाएंगे। तो इसका मतलब है कि ईरान अब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी मिल जाएगा। इससे इंडिया का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। और ये जो क्लॉज होगा ना, ये सबसे ज़्यादा विवादित होगा। आप देखिएगा कौन पैसा लगाएगा, कहाँ पैसा लगाएगा, क्यों पैसा लगाएगा। ठीक है, जो देश इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है वो क्यों पैसा लगाएंगे? कल को फ्रांस क्यों पैसा लगाएगा, यूके पैसा क्यों लगाएगा, इटली पैसा क्यों लगाएगा, जापान पैसा क्यों लगाएगा? और क्या वो इंडिया से भी बोलेंगे कि जी आप भी पैसा लगा दो? बोल सकते हैं कि जितनी कंट्रीज़ हैं, जो भी यूएन की पार्टनर कंट्रीज़ हैं, वो सब पैसा लगाएं इसमें। देखिए क्या होता है। अच्छा, 8वां पॉइंट है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उन्होंने जो लिखा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और जो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल उनके पास है उस पर बाद में समझौता होगा, और वो IAEA की निगरानी में करेगा। इसका मतलब न्यूक्लियर क्राइसिस कम करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। और यही पूरी एक डील का हार्ट है दोस्तों। अगर ये फेल हुआ तो पूरा एग्रीमेंट फेल हो सकता है। और 60 दिन में देखिए, लड़ाई ही इसीलिए शुरू हुई थी न्यूक्लियर आर्म के चक्कर में। अगर ईरान ने यही मान लिया कि हम कभी नहीं बनाएंगे, और ये ईरान पहले भी बोल चुका है कि हम नहीं बनाएंगे। ओबामा के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था इनका JCPOA वाला, उसमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि हम नहीं बनाएंगे, और हम उसको केवल 6% या 3% तक ही एनरिच करेंगे, जो कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट के लिए ज़रूरी है, एनर्जी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है, हम वही तक बनाएंगे। लेकिन उन्होंने बना लिया। अब आगे कैसे करोगे? एक बार वॉर ख़त्म हो गई, मिसाइलें रुक गई, उसके बाद आप क्या करोगे? अगर दोबारा अंदर खाने उन्होंने बनाने लगे वो, क्योंकि आप उनकी फैसिलिटीज़ नहीं हटा रहे हो। उसने मना कर दिया कि फैसिलिटीज़ को हाथ मत लगाना भाई साहब, हम एनरिच नहीं करेंगे 63% से ऊपर, लेकिन अब हाथ मत लगाना हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे। तो जब उनके पास पूरा मसौदा तैयार है एनरिच करने का, तो बंदे क्यों नहीं करेंगे? और इसमें वो कह रहे हैं कि भाई IATA आके देखेगा, निरीक्षण करेगा। करने दो उसको। IATA वाले कितने दिन आएंगे यार? जब आएंगे उसको हटा देगा, वहीं पे थोड़ा ना रहेंगे वो लोग। एनीवेज, लेट अस सी। लेकिन ये एग्रीमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेट्स सी उस पर क्या होता है। पॉइंट नंबर 9 क्या है कि आप पूरा स्टेटस को जो है वो बनाए रखना है फाइनल डील तक। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की करंट पोजीशन जो है वो बनाए रखेगा। अमेरिका उस पर नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा, अतिरिक्त फोर्स नहीं भेजेगा। इसका मतलब कि ये ट्रस्ट बिल्डिंग फेज होगा। दोनों मतलब पक्ष एक दूसरे की नीयत परख रहे हैं कि ये किस हद तक जाएंगे। क्योंकि कल देखिए मोदी जी ने भी बोला था और यूएस के प्रेसिडेंट के सामने बोला था कि संसाधनों की कमी नहीं है दुनिया में, जो कमी है वो नीयत की है, विश्वास की है। और ये डायरेक्ट ट्रम्प के बारे में बोला गया था कि तुमने पूरी दुनिया में अविश्वास पैदा कर दिया है, लोग तुम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, संसाधन बहुत हैं दुनिया में। तो यही पॉइंट है ये कि पहले एक तरीके से एक दूसरे की नीयत तो समझे कि है क्या। और इसमें देखिए अमेरिका के अंदर भी जो इनके आपका सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं वो भी थोड़ा अगेंस्ट हो गए हैं ट्रम्प के, क्योंकि वो ये कहते हैं, क्योंकि CIA की इंटरनल रिपोर्ट भी यही कहती है कि ईरान रुकेगा नहीं, उसके अलग मंशा है, यहाँ से निकल के वो फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम में दोबारा चला जाएगा या कहीं से परचेज कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और तब आप ईरान जो होगा ना वो नॉर्थ कोरिया से भी ज़्यादा घातक हो जाएगा US के लिए। लेकिन ट्रम्प को ये बात नहीं सुननी है। ट्रम्प को तो क्या करना है, वॉर से निकलना है किसी तरीके से, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। और ये हमको पहले से ही मैंने कई वीडियोस में बोल दिया था शुरू में ही कि भाई साहब ये फंस गया है। ये कह रहा भाई साहब दूसरों की लड़ाई है, हमको फंसा दिया, हमको निकालो यार, नवंबर में मेरा इलेक्शन भी है, मैं हार जाऊंगा और उसके बाद 2 साल के बाद मुझे इम्पीच करके भाई साहब अंदर कर देंगे ये लोग। और अब देखना होगा भी यही।
कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर होंगी, या तो टैरिफ पे फंसेगा या किसी और चीज़ पे फंसेगा या एप्स्टीन फाइल में फंसेगा। ये फंसना जरूर है, इसको जेल जाना जरूर है। वो 2 साल के पहले जाएगा या 2 साल के बाद जाएगा, दैट वी हैव टू सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट क्या है कि ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट फिर से शुरू होगा। इसका क्या मतलब है कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट की अनुमति होगी तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी खुल गया और ये आपका क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट भी होगा तो इंडिया आराम से लेगा। ईरान से भी लेगा, यहाँ से रशिया से भी लेगा, यहाँ से वेनेजुला से भी लेगा, यूएस से भी लेगा, और जो कंट्रीज़ जो हो रही हैं वो तो है ही 40 कंट्री हैं, उनमें मेन जो 10 कंट्रीज़ हैं उनका चालू हो जाएगा। तो नेचुरल है कि आपका पर बैरल जो आज का रेट है क्रूड ऑयल का वो 80 हो गया है, 105 से 80 आ गया है विद इन 3-4 डेज़, और ये और कम जाएगा, 60 से कम जाएगा। अब देखिएगा एक वीक के अंदर में अगर कुछ ये जो है बातें आगे बढ़ती हैं तो उसके लिए मतलब क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट की भी अनुमति है, बैंकिंग सर्विसेज दोबारा शुरू होंगी, इंश्योरेंस करवा सकता है, शिपिंग अप्रूवल्स होंगी। मतलब आपने एक बार रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए तो ये सब चीज़ भी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ईरान बहुत तेज़ी से प्रगति करेगा, उसकी आय बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और पूरे एनर्जी मार्केट में इसका असर पड़ेगा। 11 पॉइंट भी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रोजन एसेट्स रिलीज। ईरान के जितने फ्रोजन फंड्स हैं उसको खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। मेरे ख्याल से यूएई ने तो $6 बिलियन वापस कर ही दिए। हमको मत मारो ईरान, बहुत बम मार दिए तुमने हम पे भाई साहब, मैं तुमको $6 बिलियन देता हूँ, तुम्हारे हैं, अमेरिका के कहने पे रोक दिए थे, ये लो अपने रुपए और हमको माफ़ करो। अब इसीलिए इस बार जब उसने मारा है तो कुवैत पे मारा बम, यूएई पे नहीं किया। समझ रहे हैं आप ये बात? अच्छा, इसका जो रेस्ट्रिक्शंस एक बार एसेट्स जो उपलब्ध हो जाएंगे उनके, कि जो भी जितनी भी रेस्ट्रिक्टेड लोग जो चीज़ें हैं अगर वो ओपन हो गई तो क्या होगा, पूरे लिक्विडिटी एकदम से बढ़ेगी ईरान के पास। ईरान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और जो अरबों डॉलर फंसे हुए हैं ईरान के दूसरी कंट्रीज़ में वो वापस आएंगे। अभी वापस नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो सिफ्ट से बाहर निकल गया था, तो डॉलर्स नहीं आ पा रहे थे। अब उनके जितने भी डॉलर हैं सब आ रहे हैं। हमको तो लगता है ये अपना सब कुछ डॉलर लेके फिर दोबारा अटैक करेगा, दोबारा नए तरीके से 1 साल में अपने को पावरफुल बना के अमेरिका को छोड़ेगा नहीं, ट्रंप को छोड़ेगा नहीं ईरान। सुप्रीम लीडर को मारा है ट्रंप ने, उसका बदला तो ये ईरान लेके रहेगा मुझसे। आज आप ये बात लिखवा के ले लीजिए, ये वॉर इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, इसमें पॉज लगा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी पॉज लगा है ना, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर जैसे होकर रहनी है, होकर रहनी है, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, उसी तरीके से ईरान बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। वो सपोर्ट करता रहेगा हिजबुल्लाह को, वो सपोर्ट करता रहेगा हमास को, वो हौतीस को सपोर्ट करता रहेगा, उसमें छोड़ेगा नहीं। जो कि अमेरिका बोल रहा है कि अब आप मत कीजिए, मैंने पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन अंदर खाने ये सब चलता रहेगा। ऊपर से तो पहले भी नहीं चलता था। चलिए 12वां पॉइंट क्या है कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या है कि ये इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए एक मॉनिटरिंग बॉडी बनेगी। इसका मतलब दोनों पक्षों की जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र डाली जाएगी। यहाँ पे जो एक तरीके से मैं बोलूँ जो ट्रस्ट की कमी है ना, वो टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग से पूरी करने की कोशिश करेंगे। ईरान कितना एसेस देगा, शुरू में तो ज़रूर देगा। 1 साल की बात मैं बोल रहा हूँ, 1 साल के बाद कितना एसेस देगा दैट इज़ येट टू बी सीन। 13वां पॉइंट है कि नेगोशिएशंस कब शुरू होंगे। सबसे पहले कुछ कमिटमेंट्स चालू होंगे दोनों की तरफ से, फिर फाइनल नेगोशिएशन शुरू होंगे। इसका मतलब पहले थोड़ा बहुत एक्शंस ले लेंगे, उसके बाद डील होगी। पहले ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ये शुरू होगा। और 14 पॉइंट है जो मैंने पहले ही बोल दिया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूवल उसके लिए ज़रूरी होगा। फाइनल एग्रीमेंट को यूएनएससी रिजोल्यूशन से एंडोर्स कराया जाएगा, जिसका मतलब कि डील को इंटरनेशनल लीगलिटी मिलेगी।
अगर यूएनएससी अप्रूवल मिलता है तो फ्यूचर में यूएस एडमिशन के लिए डील से पीछे हटना मुश्किल होगा। अब आप ये देखिए कि यूएनएससी की कितनी बात लोग मानते हैं। साइन भी कर लोगे तो क्या होगा। इंडिया ने वर्ल्ड बैंक ट्रीटी, वो आपका इंडस वाटर ट्रीटी एबेयस में रख दी ना, उसमें तो वर्ल्ड बैंक ने साइन किया था। यूएनएससी की बात कितनी बार मानता है। नेतन्याहू मान रहा है क्या? यूक्रेन मान रहा है क्या? रशिया मान रहा है क्या? तो वो छोड़ो, यूएस ने कभी माना क्या? ईरान पे जो वॉर किया था वो यूएनएससी से पूछ के किया था क्या? या नेतन्याहू जो लेबनान में मार रहा है, गजा में कर रहा है, क्या पूछ के किया था यूएनएससी से कि मैं जाऊं मार दूं क्या? यूएनएससी का काम है क्या? उसके थ्रू जाओगे, फायदा क्या है? दैट इज ए डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को आप जितना लात मारोगे वो वैसे ही रहेगी, हिलेगी नहीं। और वही हाल यूएनएससी का है। लेकिन चलो, एक फॉर्मल चीज़ है तो उसके लिए कर रहे हैं तो ठीक है। फाइनली मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बोलूं, 14 पॉइंट आपने पढ़ लिए एक एक। जो निष्कर्ष निकला मेरा वो ये है कि पाकिस्तान कभी भी नेगोशिएटर नहीं था। पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है एमओयू का। और पाकिस्तान का डेलीगेशन जो जेनेवा में बैठा है वो क्या करेगा जब एमओयू वहाँ साइन हो गए? मतलब इनको पता था कि एमओयू वहाँ, इनको पता नहीं होगा कि एमओयू साइन हो रहा है, नहीं तो अपने लोग क्यों बेचते? वो भर के ट्रकों में भर के लोग गए वहाँ पे साइन करवाने के लिए, और यहाँ बंदे ने बैठ के पहले ही पीछे साइन कर दिया। ये एक तरीके का इंसल्ट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान को इंसल्ट समझ में आती कहाँ है? शर्म होगी, लिहाज होगा, तभी तो शर्म आएगी, नहीं तो शर्म तो आएगी नहीं। चलिए, अब जो भी है पब्लिक आउटरीच के लिए किसी के लिए भी पाकिस्तान ने किया, उसका थोड़ा दुनिया में नाम तो ज़रूर हुआ है। लेकिन आज की दुनिया में सब जान गए हैं कि पूरा क्रेडिट कतर का है इसमें। दोहा की जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसका कमाल है, रीजनल जो नेटवर्क है उसका कमाल है, और जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल स्टार्ट हुआ था यूएसए और ईरान के बीच में, ये उसका कमाल है। उसको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, जो कि जेडी वेंस ने अपने वीडियो में बोला भी था। क्योंकि आज की डेट में जो बिल्कुल विजिबल दिखता है मीडिएटर, वो कतर है, पाकिस्तान नहीं है। लास्ट में बोलूँगा कि अगर ये जितने 14 पॉइंट्स हैं ये लागू हो गए और एज इट इज़ साइन हो गए, तो इसमें सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बदलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस होगा, ऑयल मार्केट अच्छा होगा, ग्लोबल ट्रेड रूट्स होंगे, और पूरी जियो पॉलिटिक्स की जो एक चेस बोर्ड है वो चेंज हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वी हैव टू सी 1 साल के बाद ईरान क्या करता है, या मैक्सिमम 2 साल लगा लीजिए। उसके बाद ईरान क्या वही करेगा जो आज कर रहा है, या अमेरिका की थोड़ी बहुत बातें मान रहा है अपनी बातें मनवा के, या वो नए हिम्मत के साथ अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेता है इजराइल के साथ और यूएस के साथ। ये देखने वाली बात है साहब कि वो क्या करेगा। और इस बात का मुझे बहुत डर है कि अगर कुछ ऐसा हुआ, सो दैट विल बी स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि फिर अमेरिका के पास कोई भी चारा नहीं रह जाएगा। इजराइल के पास अपना अस्तित्व बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा कि दे हैव टू फिनिश ईरान। और उसके बाद ईरान की भी वो पोजीशन होगी दैट दे कैन हार्म यूएसए, आइदर themselves or with the support of, mark my word, with China at the back end and Russia and somewhere Turkey also. So let us see कि क्या होता है। आपकी क्या राय है इसके बारे में दोस्तों? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।